हेलो टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो है फाइलम इकानोडर्मेटा, और इसमें हम इसकी कुछ खसूसियात और उसकी एक क्लास को इन डिटेल देखेंगे। तो इकानोडर्म्स का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है स्पाइनी स्किन एनिमल्स। स्पाइनी स्किन एनिमल्स हम इन्हें क्यों कहते हैं, उसकी वजह ये है कि अगर आप इकानोडर्म्स को क्लोजली इनका मुआयना करें तो इनकी स्किन आपको काफी खुरदरी नजर आती है, काफी रफ नजर आती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्पाइनी स्ट्रक्चर्स इनकी स्किन के ऊपर मौजूद हैं। तो इसलिए इनको हम स्पाइनी स्किन एनिमल्स बोलते हैं। इकाइनो का लिटरल मीनिंग ही स्पाइनी है, और डर्म आप जानते हैं कि स्किन से रिलेटेड टर्म है। इकानोडर्म्स में कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत कॉमन हैं और हमारे लेबोरेटरीज के अंदर एक कॉमन स्पेसिमेन के तौर के ऊपर हमें अक्सर नजर आते हैं। मिसाल के तौर पे सी स्टार्स। इसके अलावा कुछ और एनिमल्स जैसा कि ब्रिटल स्टार, सी ककम्बर और सी अर्चिन्स, इनको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर वन बाय वन डिटेल से देखते आएंगे। इकानोडर्म्स की अगर हम हैबिटेट की बात करें कि ये कहाँ पर रहते हैं, तो दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। इकानोडर्म्स आपको फ्रेश वाटर के अंदर नजर नहीं आते। इकानोडर्म्स अगर हम मैरीन एनवायरनमेंट में देखें कहाँ पर मौजूद हैं, तो ये ओशन बेड के ऊपर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये आपको नियर द ओशन बेड या ओशन बेड पर मौजूद नजर आएंगे। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि समंदर की तह के अंदर रह रहे हों, उन्हें हम बेंथिक एनिमल्स कहते हैं। तो इकानोडर्म्स इस लिहाज से बेंथिक हैं। अगर हम इकानोडर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करें, तो इकानोडर्म्स के अंदर जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन है। और ये एंडोस्केलेटन कैल्शियम की कुछ प्लेट्स पर, कुछ कैल्शियम के ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है, और कैल्शियम के उन ब्लॉक्स को हम ऑसिकल्स कहते हैं। इंटरेस्टिंगली जब एक इकानोडर्म पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब वो एक लार्वल स्टेज तक पहुंचता है, तो लार्वल स्टेज के अंदर उसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री मौजूद होती है। लेकिन सून जैसे ही वो मेटामॉर्फोसिस कर जाता है, एक अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो अडल्ट जो आपके पास इकानोडर्म है उसके अंदर पेंटा रेडियल सिमेट्री आपको मिलेगी। वाटर वास्कुलर सिस्टम और हिमल सिस्टम, ये दोनों इकानोडर्म्स की बेसिक खसूसियात हैं, उनकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, और इन पे हमारा फोकस भी होगा कुछ मिनट्स में। इसके अलावा इकानोडर्म्स के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मौजूद होती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मुराद हमारी है कि इकानोडर्म्स के अंदर इंजेशन और इजेशन के लिए अलग अलग ओपनिंग्स मौजूद हैं। नर्वस सिस्टम इकानोडर्म्स का बेसिकली तीन चीजों पे मुश्तमिल है। एक, उनके अंदर नर्व नेट मौजूद है। इसके अलावा उनके अंदर नर्व रिंग और रेडियल नर्व मौजूद होती हैं। क्या काम करती हैं, कुछ मिनट्स में हमारे हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स की क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि कितनी क्लासेस के अंदर हमने क्लासिफाई किया हुआ है इकोनॉमिक्स को। तो 6 क्लासेस हैं हमारे पास जिसमें हमने इकोनॉमिक्स को क्लासिफाई किया है। इसमें जो पहली 4 क्लासेस हैं वो मेन क्लासेस हैं, और हमारा फोकस का पॉइंट भी वही होंगी। क्लास एस्ट्रॉइडिया, ऑफ्यूरॉइडिया, एक्नॉइडिया, होलोथोरॉइडिया, क्रिनॉइडिया और कंसंट्राइसाइक्लॉइडिया। इन 6 क्लासेस के अंदर हमने इकानोडर्म को क्लासिफाई कर रखा है। आज का हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस होगा वो क्लास एस्ट्रॉइडिया के ऊपर होगा। इकानोडर्म्स का जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट की छोटी छोटी प्लेट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिन्हें हम ऑसिकल्स कहते हैं। और आसानी से ये नज़र भी आ जाती हैं इन केस आप एक इकानोडर्म लें, फॉर एग्जांपल सी स्टार, और उसकी एपिडर्मिस को उतार दें, तो उसकी मिडटर्म में जगह जगह पर कई पॉइंट्स के ऊपर आपको ये ऑसिकल्स आसानी से नजर आ जाएंगे। ऑसिकल्स को अम, दरमियान में ऑसिकल्स की एक्चुअली एक गैप होता है, और उस गैप को फिल करते हैं कुछ डर्मल सेल्स या मेशवर्क ऑफ फाइबर्स। यानी कि आप आसान अल्फाज में ये समझ लें कि ऑसिकल्स को उनकी जगह पर होल्ड रखने के लिए कनेक्टिव टिश्यूज अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। और स्टार्ट में जो हमने बात की थी कि स्पाइन स्किन ऑर्गेनिजम्स हम इन्हें बोलते हैं क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर कुछ स्पाइन्स होते हैं, खुरदरी इनकी जल्द में होती है। तो वो जो कुछ स्पाइन्स हैं, वो कुछ बम्प्स हैं जिनकी वजह से स्पाइनी स्किन कहला रहे हैं, वो इन्हीं ऑसिकल्स की वजह से बनते हैं। ऑसिकल्स उनके बनने की एक रीजन है।
नेक्स्ट जी हम बात करेंगे वाटर वास्कुलर सिस्टम पर इकोनोडर्म्स के अंदर। ये एक यूनिक सिस्टम है जो सिर्फ आपको इकोनोडर्म्स के अंदर में मिलेगा, और ये वाटर फील्ड चैनल्स के पर मुश्तमिल एक सिस्टम है, जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख रहे हैं। और ये जो वाटर फील्ड आपके पास सिस्टम है, इसमें हम इसको समझने के लिए इसकी एग्जाम्पल के तौर पे स्टारफिश का वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है वो आज डिस्कस करेंगे। ये वाटर वास्कुलर सिस्टम किस काम आता है? ये जो वास्कुलर सिस्टम है, ये इकोनोडर्म्स को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने के लिए यानी लोकोमोशन के काम आते हैं। इसके अलावा अटैचमेंट के अंदर इसका बहुत बुनियादी किरदार है। और अगर हम इसकी बात करें वाटर वास्कुलर सिस्टम की, तो प्रिडोमिनेंटली ये लोकोमोशन के लिए बना नहीं था। एवोल्यूशन के अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जो इसका पहला बेसिक फंक्शन था बेसिकली, वो फीडिंग से रेलिवेंट था। इसके अलावा वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है वो रिस्पायरेशन के अंदर भी कहीं ना कहीं अपना पार्ट प्ले कर रहा है। तो इसकी डिटेल जो है वो हम अब देखते हैं। पानी जो है जी वो वाटर वास्कुलर सिस्टम में एंटर होता है थ्रू मैड्रीपोराइट, जो कि एबोरल सरफेस पे यानी ऑपोजिट टू द माउथ इन सी स्टार्स एक स्ट्रक्चर है। इसमें सीव्स होती हैं, पानी उनके जरिए जो है वो वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंदर एंटर होता है। मैड्रीपोराइट के साथ मुंसलिक होती है एक ट्यूब पतली सी, जिसको हम स्टोन कैनाल बोलते हैं। और ये जो ट्यूब है ये लीड करती है टुवर्ड्स अ सर्कुलर कैनाल, जो कि माउथ के इर्द गिर्द मौजूद होती है, जिसे हम रिंग कैनाल बोलते हैं। ठीक है जी। रिंग कैनाल से 5 नालियां निकलती हैं और हर नाली एक आर्म के अंदर जाती है। 5 आर्म्स हैं तो 5 नालियां। अगर 5 से ज्यादा हैं तो 5 से ज्यादा नालियां। एक आर्म में एक नाली मौजूद होगी जो रिंग कैनाल से निकलेगी। उस नाली को हम रेडियल कैनाल कहेंगे जी। रेडियल कैनाल के दोनों तरफ आपके पास मजीद छोटी छोटी नालियां मौजूद होती हैं। तो रेडियल कैनाल गिव राइज टू लेटरल कैनाल्स। और इन लेटरल कैनाल्स के आगे एक मस्कुलर सैक मौजूद होता है। मसल का एक थैली मौजूद होती है जिसे हम एम्प्यूला बोलते हैं, जिसके नीचे आपके पास ट्यूब फीट मौजूद होते हैं। तो पानी मैड्रियोपोराइट से होता हुआ स्टोन कैनाल में आता है, और वहां से होता हुआ रिंग कैनाल में आता है। रिंग कैनाल से होता हुआ लेटरल रेडियल कैनाल्स में जाते हैं। रेडियल कैनाल से होता हुआ लेटरल कैनाल्स में, और उसके बाद एम्प्यूला में जाते हैं। एम्प्यूला पंप करता है उस पानी को ट्यूब फीट के अंदर। और यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि एम्प्यूला से बिल्कुल पहले, यानी जहां पर लेटरल कैनाल खत्म हो रही है, वहां पर एक वाल्व मौजूद होता है जो पानी के बैक फ्लो को रोकता है। उसके बाद जब एम्प्यूला कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, पानी ट्यूब फीट में जाता है। ट्यूब फीट का जो सेंट्रल पोर्शन है वहां पर कुछ सेल्स होते हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, और ट्यूब फीट एक सक्शन कप बनाता है जी। ये जो सक्शन कप है, ये जब किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं तो वहां पर वैक्यूम जो है वो क्रिएट करता है। और इस तरह से जो ट्यूब फीट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाकर आप कहें कि अटैचमेंट में, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में अपना पार्ट प्ले कर रहा होता है। रिंग कैनाल के साथ जी कुछ और स्ट्रक्चर्स भी आपको नजर आएंगे। इन स्ट्रक्चर्स को हम टीडमैन बॉडीज और पोलियन वेसिकल्स बोलते हैं। टीडमैन जो बॉडीज हैं जी, इनका जो बेसिक काम है वो फैगोसिटिक सेल्स की प्रोडक्शन है, जिन्हें हम सिलोमोसाइट्स बोल रहे होते हैं। और जो पोलियन वेसिकल्स हैं, ये स्टोरेज बॉडीज के तौर पे काम आते हैं। ये फ्लूइड को स्टोर करने का इनका फंक्शन होता है। तो ये जो क्लास एस्ट्रॉइडिया है बेसिकली, इनको हम स्टारफिश और सी स्टार्स का कॉमन नाम देते हैं। इनके अंदर 5 या 5 से ज्यादा, बट मल्टीपल ऑफ 5 यानी कि 10, 15, 20 इस तरह इनके अंदर आर्म्स मौजूद होती हैं। और अप टू 50 आर्म्स जो सी हैं वो स्टारफिश के अंदर देखी जा चुकी हैं। तो ये जो आर्म्स हैं, ये एक सेंट्रल डिस्क, जो बिल्कुल सेंटर के अंदर पोर्शन है जहां से आर्म्स निकल रही हैं, इस सेंट्रल पोर्शन को हम सेंट्रल डिस्क कहते हैं। और यहां से इनकी जो आर्म्स हैं वो निकलती हैं। जो आपके पास हर आर्म है जी, उसके अंदर इक्वल शेयर ऑफ ऑर्गन्स होता है जी। फॉर एग्जांपल, अगर हर आर्म के अंदर गोनेड्स की तादाद देखें तो एक आर्म में 2 हैं, दूसरे में भी 2 हैं, तीसरे में भी 2 हैं। तो हर आर्म के अंदर गोनेड की तादाद बराबर होगी। हर आर्म के अंदर पाइलोरिक सीके होंगे, हर आर्म के अंदर रेडियल कैनाल्स होंगी, हर आर्म के अंदर
रेडियल नर्व्स होंगी। यानी कहने का ये मतलब है कि हर आर्म जो सी है वो इक्वल नंबर ऑफ ऑर्गन्स रखती है जो उसके नेबर आर्म्स के पास मौजूद होते हैं। अच्छा, अगर हम स्टारफिश की बात करें तो इसकी जो ऊपर वाली सरफेस आपको नजर आती है इसे हम बोलते हैं एबोरल सरफेस, और जो नीचे वाली सरफेस है जहां पर इसका माउथ सिचुएटेड है इसे हम बोलते हैं ऑरल सरफेस। तो एबोरल सरफेस जोन सी है, यहां पर आपको नजर भी आ रहा है कि ये आपको जो एबोरल सरफेस है कुछ स्पाइनी नजर आ रही है, कुछ रफ नजर आ रही है। यही वजह है कि हम इनको स्पाइनी एनिमल्स, स्किन एनिमल्स बोलते हैं। अब एबोरल सरफेस के ऊपर दो स्ट्रक्चर्स बहुत अहम है इकानोडर्म्स के हवाले से। एक है जी डर्मल ब्रैंकियाई और दूसरे हैं आपके पास पेडिसलेरिया। डर्मल ब्रैंकियाई जो है ये बेसिकली आपके पास स्किन की फोल्डिंग्स हैं, ठीक है जी। और ये स्किन की फोल्डिंग्स रेस्पिरेशन के अंदर, गैसियस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व हैं। ये स्किन की फोल्डिंग्स दो ऑसिकल्स के दरमियान में जो स्पेस है वहां से निकलती हैं और इनका काम होता है गैसों का तबादला करना। अगर हम पेडिसलेरिया की बात करें तो पेडिसलेरिया और डर्मल ब्रैंकियाई, ये भी याद रखिए कि ये दोनों भी आपके पास यूनिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इकानोडर्म्स के अंदर मौजूद हैं। तो जो पेडिसिलेरिया है, पेडिसिलेरिया पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्कुल आप कह लें कि कुतरने वाली एक छोटी सी मशीन है, कैंची की तरह काम करते हैं और प्रोटेक्शन के अंदर भी इन्वॉल्व है। लेकिन इनका जो मेन काम होता है वो होता है कि बॉडी के ऊपर अगर कोई डेब्रिस मौजूद है, अगर कोई गन बॉडी के ऊपर है तो ये उसको क्या करते हैं, साफ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी ऑरल साइड पे आ जाएं तो ऑरल साइड जोन सी है, इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर आपके पास माउथ मौजूद होता है और इस माउथ के साथ आपको नीचे की तरफ हर आर्म के अंदर एक ग्रूव नजर आ रहा है। इस ग्रूव को हम बोलते हैं जी एम्बुलेकुलर ग्रूव। जो एम्बुलेकुलर ग्रूव है इसके अंदर आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, जैसे वाटर वास्कुलर सिस्टम की जो हमने केनाल पढ़ी है, रेडियल कैनाल, वो रेडियल कैनाल इस अम्बुलेकुलर ग्रूव के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा रेडियल नर्व इस अम्बुलेकुलर ग्रूव के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा हिमल सिस्टम का एक स्ट्रैंड जो है वो भी इस ग्रूव के अंदर मौजूद होता है। जो हिमल सिस्टम है अगर हम उसकी बात करें तो बेसिकली जो हिमल सिस्टम है उसका एग्जैक्ट फंक्शन अभी तक हम उसको डिस्कवर नहीं कर पाए कि इसलिए हिमल सिस्टम इनके अंदर इस्तेमाल होता है। लेकिन ये वाटर वास्कुलर सिस्टम से काफी आप कह लें कि मिलता-जुलता है, दोनों सिलोमिक कैविटीज हैं। लेकिन हेमल सिस्टम जैसा कि उसका नाम ज़ाहिर कर रहा है, इसका आप कहें सर्कुलेटरी सिस्टम से ऐसा कोई लेना-देना नहीं है। जो हेमल सिस्टम है एक वेस्टिजियल सर्कुलेटरी सिस्टम आप इसको कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन के अंदर आपके पास हेमल सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ तक एक चीज जो है वो ये है कि मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है, हार्मोन्स की जो मूवमेंट होती है, या ट्रीटमेंट बॉडीज जैसे हमने बताया था कि वो सिलोमोसाइट्स बना रही हैं, तो उनकी जो ट्रांसपोर्ट है ये हिमल सिस्टम के थ्रू जो है वो देखने में जरूर आई है। ऑब्जर्व करें डायग्राम को तो आपके पास ये जो आपको नजर आ रही है सबसे नीचे, दिस इज रेडियल नर्व। इससे ऊपर आपको नजर आ रहा है जी हिमल स्टैंड, हिमल सिस्टम का, और उसके ऊपर आपको नजर आ रहा है जी रेडियल कैनाल का स्टैंड, ठीक है। तो ये सारी, ये तीनों चीजें जो हैं ये अम्बुलेकुलर ग्रूव के अंदर मौजूद होती हैं। तो अगर हम बात करें इनके डिफरेंट फंक्शंस की कि रेडियल नर्व्स क्या काम करती हैं, तो बेसिकली रेडियल नर्व का जो बेसिक काम होता है वो ट्यूब फीड की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना होता है। और ये जो कोऑर्डिनेशन हो रही है ट्यूब फीड की मूवमेंट की, इनकी लोकोमोशन के लिए बहुत ही जरूरी होती है। इसके अलावा जो थोड़े बहुत आप कह लें कि कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस हैं वो सारे के सारे नर्व नेट के थ्रू होते हैं। उसके अंदर जो है आपके पास रेडियल नर्व्स अपना जो है रोल प्ले नहीं करती। सेंसरी स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर ऑसिलाई बहुत इंपॉर्टेंट सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं। ऑसिलाई हर आर्म के एंड के ऊपर मौजूद होते हैं। ऑसिलाई एक तरह के मॉडिफाइड ट्यूब फीट ही हैं, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड फोटो रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं क्योंकि इनके अंदर फोटो रिसेप्शन के लिए स्पेसिफिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। रीजनरेशन एक स्टारफिश के हवाले से, सी स्टार्स के हवाले से
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जो इनके अंदर बहुत कॉमनली आपको नजर भी आएगा। रीजनरेशन का मतलब होता है कि अपने लॉस्ट पार्ट को दोबारा से ग्रो करवाने की एबिलिटी। लेकिन ये जो रीग्रोथ हो रही है, जो रीजनरेशन हो रही है, जो नया आपके पास लॉस्ट पार्ट बन रहा है, ये कोई बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं होता, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। और बाजुकात इस एक कंप्लीट पार्ट को ग्रो करने में जो कि लॉस हो चुका हो तकरीबन 1 साल का वक्त लग जाता है। ठीक है, जैसे कि आप इस साथ वाली डायग्राम में जो ऊपर की तरफ मौजूद है देख भी रहे हैं कि सी स्टार जो है उसकी 3 आर्म्स मौजूद हैं और उसकी 2 आर्म्स जो हैं वो वहां से कट के अलहदा हो गई हैं। तो अब क्या हो रहा है कि वो जो 2 आर्म्स कट के अलहदा हो गई थी वहां पर आप देख रहे हैं कि नई आर्म्स जो सी हैं वो बनना शुरू हो गई हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं रीजनरेशन। बाजुकात क्या होता है कि सी जो स्टार है वो अपनी जो आर्म है उसको खुद ही अपने से अलग कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, सी स्टार को किसी प्रीडेटर ने आके पकड़ लिया और उसकी जो उसने अपने आप को बचाने के लिए अपना वो जो एक आर्म था उसे लॉस करना अपने लिए ज्यादा बेहतर समझा बजाय अपनी लाइफ को लॉस करने की। तो वो जो उसका एक आर्म उससे अलहदा हो जाता है उसके पास भी ये एबिलिटी होती है कि वो पूरे का पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सके। जैसे आप नीचे वाले डायग्राम में देख रहे हो कि जो लॉन्ग आर्म है, ये लंबी जो आपके पास एक आर्म है, ये बाकी जो आर्म्स आपको साइड पे नजर आ रही हैं 4, उनको रीजनरेट कर रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तब तक रीजनरेशन नहीं हो सकती जब तक उस आर्म के अंदर सेंट्रल डिस्क का 1/5 हिस्सा, 1/5 पार्ट मौजूद ना हो। रीजनरेशन के लिए सेंट्रल डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आखिरी जो हमारी आज की बात होगी, इट इज कंसर्न विद रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो आपके पास जो इकानोडर्म्स हैं वो डाइएशियस हैं, लेकिन एक्सटर्नली आप फर्क महसूस नहीं कर सकते कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। एक आर्म के अंदर 2 गुनेड्स मौजूद होते हैं और दोनों गुनेड्स अपने जो गैमीट्स हैं उनको ओपन ओशन के अंदर रिलीज करते हैं थ्रू पोर, जिसे हम गोनोपोर बोल रहे हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और इंटरेस्टिंग चीज ये है क्योंकि ओपन ओशन है तो वहां पर गैमीट्स के लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत कम चांसेस है कि फर्टिलाइजेशन हो पाए अगर एग्जैक्ट टाइमिंग के ऊपर मेल और फीमेल गैमीट्स रिलीज नहीं होते। तो अगर विसिनिटी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म ने, एक सी स्टार ने अपने गैमीट्स को रिलीज किया है तो उन गैमीट्स के साथ वो फेरोमोन्स भी खारिज करते हैं और इन फेरोमोन्स की मदद से जो दूसरे सी स्टार्स हैं वो भी उस वक्त स्पॉनिंग करते हैं, उस वक्त अपने गैमीट्स को रिलीज करते हैं और सेम टाइम पर गैमीट्स के रिलीज होने की वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपके पास एम्ब्रियो बनेगा वो प्लैंक्टोनिक होगा जी। और गैस्ट्रुलेशन के बाद आपके पास, जैसे हमने शुरू में बात की थी, जो लार्वा बनता है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है उसके अंदर और उस बायलेटरल सिमेट्री वाले लार्वे को जो फर्स्ट लार्वा है हम बिपिनेरिया बोलते हैं। बिपिनेरिया थोड़ी देर बाद डेवलपमेंट के कुछ मराहल तय करके एक और लार्वे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम ब्रैक्यूलेरिया लार्वा कहते हैं। ये ब्रैक्यूलेरिया लार्वा एक्चुअली, इनमें और बिपिनेरिया में फर्क ये है कि बिपिनेरिया एक, आप कह लें कि फ्री स्विमिंग लार्वा है, उसके अंदर सीलिया वगैरह मौजूद होते हैं। और ब्रैक्यूलेरिया जो सा है ये जब बन जाता है तो इसका काम होता है मेटामॉर्फोसिस करना और ये किसी सबस्ट्रेट के साथ अपने आप को सेटल कर लेता है और सेटल करने के बाद मेटामॉर्फोसिस करते हैं और एक अडल्ट सी स्टार के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसके अंदर पेंटारेडियल सिमेट्री मौजूद होगी।